हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों से BHDLA 138 बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक का डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि इस वाले वीडियो सेशन से पहले BHDLA 138 बुक का एक वीडियो सेशन आ चुका है और उसमें हम लोगों ने ब्लॉक 1 BHDLA 138 पुस्तक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कहानी पर चर्चा की थी, जो कि पूस की रात एक कहानी थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। एक आत्मकथा जूठन लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, हास्य व्यंग जो हरिशंकर पारसाई जी ने लिखा था, जिसका नाम था शायद वैष्णव की फिसलन, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने देख ली थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट सीरीज होगा, मतलब आज वाली जो सीरीज होगी, उसमें हम लोग BHDL 138 के ब्लॉक 2 का डिस्कशन करेंगे और आज सच में हम लोग ब्लॉक 2 का डिस्कशन ही करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था दोस्तों, और वो ये बताया था कि हम लोग BHDL 138 पुस्तक को 3 पार्ट में, 3 वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से एक वीडियो सीरीज आ चुका है, 2 वीडियो सीरीज आनी थी। लेकिन दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। एक्चुअली अब क्या है ना कि ये जो BHDL 138 की जो वीडियो सीरीज है, वो केवल 2 ही होगी। मतलब आज वाली जो वीडियो सीरीज होगी वो लास्ट वीडियो सीरीज होगी। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थर्ड वीडियो सीरीज होगी BHDL 138 बुक की, वो होगी कविताओं के चैप्टर की। ठीक है, कविताएं नाम से एक चैप्टर है ब्लॉक 1 में, उसकी होगी। लेकिन उसको आज हम लोग इसी में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि क्या है ना कि स्टूडेंट की हैवी डिमांड्स हो रही है अलग अलग बुक्स की। अब मतलब अलग अलग बुक्स के चैप्टर डिस्कशन की। तो अभी मेरा प्लान ये है कि हम लोग अगली जो वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग बातें करेंगे BEGLA 138, BEGLA 138 बुक पे। ठीक है, तो इसीलिए जो 3 वीडियो सीरीज आनी थी, उसमें से एक वीडियो सीरीज को मैंने इसी में अटैच करने का सोचा है। खैर, इतनी सारी बातें तो हो गई, अब सीधे चलते हैं ब्लॉक 2 पे, देखते हैं कि हमें क्या डिस्कशन आज करना है। तो ये वाला तो देख चुके थे आप लोग पहले ही, खंड एक, जिसमें कि सारी बातें तो कल ही हो चुकी थी। साहित्य क्या है, साहित्य का अर्थ क्या है, हम लोगों ने हिंदी साहित्य की विधाएं देख ली थी। ठीक है, और इसी हिंदी साहित्य की विधाओं में से आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, वो हम लोग आपको अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें से एक है, आप लोगों को निबंध निबंध पढ़ना है आज हमें, एक संस्मरण पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें रेखा चित्र के बारे में जानना है। और उसके बाद रिपोर्टाज, जिसको रिपोर्ट कहते हैं, वो जानना है हमें। यात्रावृत्त, जो यात्रा वृत्तांत होता है, वो जानना है हमें। डायरी, जीवनी, ये हमें आज जानना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं। रचना, रचना के जो मुख्य अंग है वो हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 1 में जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं कि पात्र थे, जो मुख्य पात्र थे, उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। समरी देख ली थी, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4 का तो डिस्कशन मैं कराऊंगा ही नहीं, मैंने पहले ही क्या रखा था आप लोगों को। चैप्टर 5 ये था। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों। ये है हमारा ब्लॉक 2, देख लीजिए आप लोग। ब्लॉक 2 में इतने चैप्टर्स हैं। डायरी है, पत्र साहित्य है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है और संस्मरण है। हम लोग इसको एक एक करके भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में है डायरी। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरी है क्या। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर में जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसको हम लोग देख लेंगे। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी जितनी भी बातें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आप लोगों से, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा इसी स्लाइड के अंदर से रहेगा। स्लाइड के अंदर जितने टॉपिक्स और जितने पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर में सारे के सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी का आंसर आपके इसी स्लाइड में, मतलब जितनी भी स्लाइड होगी उसी के अंदर मिल जाएंगी। और आप एग्जाम में बाहर से कुछ भी मत पढ़िएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि सारे क्वेश्चन स्लाइड के अंदर से ही आएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले हम लोग डायरी के बारे में जान लेते हैं कि ये डायरी है क्या। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। तो मतलब यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि डायरी जो है, जो डायरी लेखन होता है, वो एक तरह से अनुभव, सोच, भावना, इन सभी को अगर पंक्तिबद्ध कर देता है। कोई कोई लेखक है, मान लेते हैं कोई एक लेखक है, उसने अपने अनुभवों को, उसके उसके जो अपने सोच हैं, उसको, उनके अंदर मौजूद भावनाओं को एक रूप, एक तरह से पंक्तिबद्ध कर दिया, एक सामान्य, एक लाइनिंग करके उन्होंने लिख दिया। तो यही जो संग्रह है डायरी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन का कार्य करते थे। मतलब जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए, बहुत महान महान लोग हुए, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए,
मार्टिन लूथर किंग्स और भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने की अपनी डायरी लिखी थी और उनकी डायरी के माध्यम से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए थे, उन्होंने जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उनके बारे में अभी हमें ज्ञान होता है। मतलब उनकी जो लिखी डायरी है उनके माध्यम से उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये है डायरी। गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, वो अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। ये वाला जो पॉइंट है बहुत एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरी जो है वास्तव में एक विशेष विधा है और एक प्रमुख विधा है साहित्य की, ठीक है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, मतलब लेखक जो है, जो लिखता है डायरी, वो खुद, मतलब जो भी चीजें वो लिखेगा पहले उसके बारे में स्वयं सोचता है और वो खुद से प्रश्न करता है कि क्या मुझे ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। वो अपने आप से संप्रेषण करता है, वो अपने आप से लिखता है, अपने आप से बातें करता है, फिर अपने बारे में ही लिखता है, ठीक है। डायरी का सीधा सीधा मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने निजी जिंदगी को पंक्तिबद्ध करना चाह रहा है, तो वही जो है एक डायरी लेखन हो गया। डायरी लेखन में मतलब क्या है कि बच्चे या कोई लेखक को जब होश आता है, मतलब वो थोड़ा अपनी स्थिति में आ जाता है, सोचने समझने की स्थिति में, तो वो दिन भर में जो भी कार्य करता है रात को उसको डायरी में लिख देता है और सो जाता है। फिर अगले दिन इसी भांति इसी तरह कार्य चलता रहता है। रोज रात में वो अपनी डायरी लिखता है कि मैंने दिन में ये किया, दिन में ये काम किए, ये खाना खाया, ये खाना, ये पानी, ये इस तरह के पेय पदार्थ का सेवन किया, यहाँ घूमा, वहां गया, ये किया, ऐसे एंजॉय किया। तो वो जो उसको वो पंक्तिबद्ध करता है वही जो है डायरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब है, हम ये कह सकते हैं कि जो डायरी लेखक होता है वह स्वयं ही लेखक भी होता है और स्वयं ही पाठक भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को डायरी लिखना है तो उसको सबसे पहले अपने निजी जो चरित्र है, निजी जो सोच है, उस पे विचार करना होगा। और अगर वो उस पे विचार कर लेता है, सोच लेता है कि हमें क्या लिखना है, तो इस तरह से वो एक अच्छा डायरी लेखक बन सकता है, ठीक है। अब आगे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ। वास्तव में आधुनिक काल में जो अभी का समय है, इसमें जो है ना गद्य को अनेक विधाओं में बांटा गया और इसका गद्य की जो है अनेक विधाओं का जन्म हुआ है हमारे समय में। तो इन विधाओं का, इस आधुनिक काल में जो इतने सारी विधाओं का जन्म हुआ है, तो इन विधाओं को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है कथात्मक गद्य विधाएं, दूसरा है कथेतर गद्य विधाएं। तो जो कथात्मक गद्य विधाएं हैं, कथात्मक गद्य विधाएं हैं, इसके बारे में हम लोगों ने ब्लॉक 1 में डिस्कशन किया है। अब कथात्मक गद्य विधाएं कौन सी है, तो उसका उदाहरण है कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब जो है, व्यंग निबंध, ये सब जो है एक कथात्मक गद्य विधाएं है, जो कि जो कि पाठक को एकदम अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है, ठीक है। और इनके मूल में जो होता है ना, एक कथानक होता है, मतलब एक तरह से कथा होती है और पूरा का पूरा जो रचना है, पूरी की पूरी जो लेखन होती है, वो उसी कथानक, उसी कथा के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। और अब आमतौर पर जो ये कथात्मक गद्य विधाएं हैं, वो एक तरह से कल्पना से निर्मित होती है। मतलब लेखक की कल्पना होती है कि जैसे कहानी कोई लिखता है तो उसकी कल्पना ही तो होती है, क्या कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना होता है? तो नहीं होता है। तो इस तरह से कथात्मक गद्य विधाएं जो है वो कल्पनाओं से निर्मित होती है। लेकिन अभी के दौर में क्या हो रहा है कि एक और गद्य विधा का विकास हुआ है, जिसे हम कथेतर गद्य विधा कहते हैं। वास्तव में ऐसा होता है कि इस गद्य विधा में जो रचनात्मकता है, जो काल्पनिकता है, वो नहीं होती है, ठीक है। इसमें वास्तविकता होती है। अगर कोई लेखक अपने वास्तविक अनुभव को पंक्तिबद्ध कर देता है और उसको लिखता है, तो वही कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आएगा। इसके उदाहरण माने जा सकते हैं डायरी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी रिपोर्ट, ये रिपोर्टाज, ये सभी जो है क्या है, कथेतर गद्य विधाओं के उदाहरण हैं, जिसमें से डायरी भी एक कथेतर गद्य विधा का उदाहरण है। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डायरी जो है इसको कोई भी लिख सकता है, ठीक है। डायरी लिखने का मतलब है कि अपने रोजमर्रा के अनुभवों को लिपिबद्ध कर देना या फिर पंक्तिबद्ध कर देना। अगर डायरी को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अर्थ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डायरी को शुद्ध हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है रोजनामचा, जिसका मतलब हुआ कि रोज यानी प्रतिदिन की घटनाओं का लेखा जोखा ही रोजनामचा है अथवा डायरी है। इतना समझ गए दोस्तों आप? इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। डायरी जो है, इसके बारे में हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी पाठक किसी भी लेखक की डायरी को शिल्प की उत्कृष्टता के लिए नहीं पढ़ता है। मतलब मेरा कहना यहाँ पर यह है कि कोई भी जो डायरी होती है उसमें जो है ना एक तरह से रोचकता नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई पाठक किसी की डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसमें रोचकता खोज रहा है, मतलब उसमें मजा खोज रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी पाठक जो है किसी भी लेखक की डायरी को सिर्फ और सिर्फ उसमें मौजूद ज्ञान, उसमें मौजूद तथ्य को जानने के लिए पढ़ता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों? इतना क्लियर है? अब देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या लिखा हुआ है।
डायरी कैसे लिखें, पॉइंट तो ये है कि डायरी कैसे लिखा जा सकता है। तो डायरी जो है दोस्तों, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। अब डायरी के माध्यम से कोई अपने सपनों के बारे में लिखता है, कोई अपने विचारों को रिकॉर्ड करता है, तो अलग अलग तरीके से जो है डायरी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, डायरी लिखने का कोई एक अकेला और निश्चित तरीका नहीं होता है। सही बात है, डायरी कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर देता है। कोई दिन भर की बातें लिखता है, कोई सुबह से लेकर के रात तक की बातें लिखता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग डायरी लिखते हैं, अलग अलग लेखक डायरी लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जिसके माध्यम से हम अच्छा डायरी लेखन कर सकते हैं। जैसे कि प्रायर डायरी जो है हमें सोने जाने से पहले लिखना चाहिए। मतलब कि अगर आप पूरे दिन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आप सोने को आ गए, उससे पहले आप डायरी में लिख दीजिए कि आपने दिन में ये किया है। तो यह एक अच्छी डायरी का उदाहरण माना जाएगा, एक अच्छी डायरी लेखन का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। अब पृष्ठ में सबसे ऊपर में तिथि, दिन तथा समय और जो लिखने का समय है वो सब लिखना चाहिए, ताकि एक अच्छा डायरी लेखन हो सके। और भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अतीत को याद करूं, या कोई लेखक चाहता है कि वो अपने अतीत को याद करे, तो वो एकदम पृष्ठ बाय पृष्ठ, पेज नंबर बाय पेज नंबर, डेट एंड टाइम के साथ वो सारी बातें जान सकता है कि उस डेट को उसने ये चीज देखा, ये चीज उसने अपने साथ होते हुए देखा, ये चीज ये काम उन्होंने किए, ठीक है। अब डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वो आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर आप डायरी लिख रहे हैं रोज, तो रोज लास्ट में अपने सिग्नेचर कर दे, ताकि आपको कि कोई इसको देखे तो उसको विश्वास हो जाए कि हाँ, ये जो डायरी है वास्तव में या तो आपके द्वारा लिखी गई है या तो किसी लेखक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए। तो डायरी लेखन में ऐसा होता है कि जो भी चीजें आपने दिन भर में की हैं, या किसी लेखक ने दिन भर में की हैं, जो भी घटनाएं उनके साथ घटित हुई हैं, उनको एकदम स्पष्ट तौर पर लिखा जाना चाहिए, तो एक अच्छा डायरी लेखन माना जाएगा, ठीक है। डायरी में स्थान तिथि का जिक्र होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया ऊपर ये वाला दूसरे नंबर लाइन में, ठीक है। अब इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। तो इसमें ये भी होना चाहिए कि डायरी लेखन में अपना खुद का विश्लेषण होना चाहिए। कोई लेखक अगर लेखन कर रहा है डायरी का, तो वो देखता है, उसको अपने खुद के विश्लेषण के बारे में लिखना चाहिए, और समाज आदि पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस समय में उसके बारे में लिखना चाहिए, ठीक है। और डायरी लिखते समय सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। और डायरी में जो दर्ज विवरण होना चाहिए वो संक्षिप्त होना चाहिए। अब ऐसा है कि दिन में आप 1 गिलास पानी पिए, 2 गिलास क्या कहते हैं, 2 गिलास आपने या क्या क्या कहते हैं, ये स्प्राइट या किसी ठंडा पेय पदार्थ का सेवन किया, या फिर आपने 4 टाइम खाना खाया, उसमें आपने 56 भोग खा लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि 56 भोग को दर्ज करना अनिवार्य नहीं, ऐसा लिखना नहीं है। सिंपल में लिखना है कि ठीक है, मैंने दिन में चार वक्त का खाना खाया है, मैंने अच्छे अच्छे भोजन किए। तो मतलब संक्षिप्तता होनी चाहिए, ताकि डायरी में को पढ़ने में जो है पाठक को रुचि लगे, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब आगे है कि जो डायरी की जो अन्य डायरी और अन्य विधाओं में क्या अंतर है। डायरी जो है, डायरी का अन्य विधाओं से हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आत्मकथा, जीवनी और डायरी में संबंध। तो पहले है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। सबसे पहले हम आत्मकथा जीवनी में अंतर देख लेंगे, और बाद में हम आत्मकथा और डायरी में अंतर देखेंगे। तो दरअसल क्या है ना दोस्तों, कि जीवनी और आत्मकथा कह ले, आत्मकथा को मैं यहाँ काट देता हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले आत्मकथा और जीवनी ही बता देता हूँ। जो आत्मकथा होती है ना दोस्तों, वो खुद के बारे में लिखी गई कथा होती है। हालांकि ये कुछ हद तक डायरी लेखन के समान होती है, लेकिन डायरी लेखन रोज का किया हुआ एक कार्य होता है। मतलब डायरी लेखन रोज करना पड़ता है, लेकिन आत्मकथा में ऐसी बात नहीं है। आत्मकथा आपने एक बार मतलब लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो आगे मन हो तो लिखे, अन्यथा ना लिखे। आत्मकथा में क्या होता है ना, कि पूरे जीवन को समाहित करने की कोशिश नहीं की जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट को समाहित करने की कोशिश की जाती है, कुछ ऐसी बिंदुओं को दिखाने की कोशिश की जाती है जिस पर कि फोकस किया जाना है, मतलब जो कि एकदम अमिट है। जैसे कि कोई लेखक है, उसकी एक दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो वो अपने दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो वो दुर्घटना जो उसके साथ हुई, जो उसका एक्सीडेंट हुआ, संभवतः वो कभी नहीं भूलेगा अपने जीवन में। तो अगर उसको वो फोकस करते हुए खुद के बारे में लिखता है कि मैंने यहाँ पर इस तरह की दुर्घटना का सामना किया, ये किया, वो किया, तो वहां पे क्या है ना, कि जैसे ही वो अपनी बातें सारी लिखेगा तो वो आत्मकथा के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जीवनी की बात कर डायरी की हाँ जीवनी की आत्मकथा और डायरी डायरी की बात करें, तो डायरी में क्या है ना, कि डायरी
एक तरह से एक सीक्वेंस में लिखा होता है, प्रतिदिन इसको लिखना पड़ता है। अगर एक आध दिन आपने छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग दिन इसको लिखना पड़ता है। तो आत्मकथा डायरी में यही अंतर है। फिर आत्मकथा और जीवनी में अंतर बता देता हूँ। आत्मकथा में क्या होता है कि स्वयं के बारे में लिखना होता है कि आपने क्या किया, या लेखक ने क्या किया, कैसे किया, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना होता है। लेकिन जीवनी की अगर बात कर ले तो जीवनी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी जीवनी लिख सकता है, और जीवनी के अंतर्गत उस व्यक्ति के शुरू से, मतलब जीवनी के अंतर्गत जिस व्यक्ति को दिखाया गया है, जीवनी के अंदर जिस व्यक्ति को दिखाया गया, उस व्यक्ति का शुरू से लेकर के अंतिम तक का जीवन व्यक्त किया जाता है। मतलब व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ, व्यक्ति ने कौन कौन से काम किए, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। तो ये सारी बातें जीवनी के अंतर्गत लिखी जाती है, जीवनी के अंदर लिखी जाती है। और आत्मकथा और डायरी में अंतर तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, सब कुछ मिक्स था यहाँ पे, ठीक है। तो आत्मकथा जीवनी में अंतर समझ गए। फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा गया तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बता देता हूँ। डायरी काल क्रमानुसार होती है, आत्मकथा नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डायरी रोज लिखना पड़ता है, लेकिन आत्मकथा को नहीं लिखना होता है, ठीक है। डायरी में लेखक सभी तथ्यों को तुरंत ही अंकित कर लेता है। सही बात है, डायरी जो है, डायरी में लेखक सभी पॉइंट तुरंत लिख देता है, रोज रात को लिखता है। जबकि आत्मकथा में ऐसा नहीं होता। आत्मकथा कभी भी लिखा जा सकता है। ऐसा है कि बचपन की कहानी को जवानी में लिखा जा सकता है, जवानी की कहानी को बुढ़ापे में लिखा जा सकता है। तो ये सारी अंतर जो है आत्मकथा और डायरी में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखते आगे क्या है। आगे है पत्र लेखन। पत्र लेखन दूसरा चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है ये डायरी जो लेखन है, इसको सॉरी, ये जो डायरी लेखन चैप्टर है, ये जो डायरी चैप्टर है, इसमें मोहन राकेश की एक डायरी है, ठीक है। मोहन राकेश की एक डायरी है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या कह लें कि सार बता देता हूँ संक्षिप्त में। तो वास्तव में क्या है ना कि यह जो इस पुस्तक में जो डायरी नाम से चैप्टर है, इसमें मोहन राकेश की डायरी है, लिखी हुई है, ठीक है। उसका सार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल क्या है ना कि इस पुस्तक में जो दिखाया गया है मोहन राकेश की डायरी, वो मोहन राकेश जी क्या करते हैं कि जालंधर में रहते हुए 26 जनवरी 1958 और 27 जनवरी 1958 को एक पत्र लिखते हैं, और उसको वो डायरी में अंकित करते हैं। और कुछ इस तरह से करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मतलब मेरी इच्छा हो रही है, वो कहते हैं कि मेरी इच्छा हो रही है कि कोई व्यक्ति का हाथ उसको चाय की प्याली ला कर दे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो उसे चाय की प्याली ला कर दे। और इसके साथ ही वो एकदम निराश हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो कोई है ही नहीं जो कि उसको चाय की प्याली ला कर देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए वो लिखते हैं कि वो अपने इस खालीपन से परेशान है। वो चाहते हैं कि साहित्य की दुनिया में वो इस कदर डूब जाए कि वो जो भावनात्मक रिश्ते हैं, जो समाज में जो मौजूद रिश्ते हैं, उससे उसका एकदम कटाव हो जाए। वो उन चीजों को भूल जाए कि समाज में कोई रिश्ता भी होता है। अब आगे क्या है कि क्या यह संभव है, वो कहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, आगे वो बोलते हैं। फिर अब आगे वो लिखते हैं, रात के वातावरण का जिक्र करते हुए, कि वह लिखते लिखते थक जाए और सो जाए, परंतु थकते ही नहीं है। वो कहते हैं कि वह मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा चाहते हैं कि वो लिखते लिखते थक जाए। वास्तव में जो मोहन राकेश जी हैं, वो क्या कहते हैं कि कविता कहानी लेखक थे, तो लेखन का काम करते थे। तो वो कहते हैं कि ये जो है वो लिखते लिखते थक जाए और सो जाए, लेकिन थक भी गए तो उसे नींद नहीं आती है। अगर नींद आ भी जाती है तो थकान मिटती ही नहीं है। और अगर सुबह में वो सुबह में उठ जाते हैं, मतलब किसी तरह सो जाते हैं और सुबह में उठते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि 10 घंटे दफ्तर से काम करके आए हों, ठीक है। तो ये पत्र का पहला पार्ट था जो कि उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया था। दूसरे पार्ट को उन्होंने लिखा था 27 जनवरी 1958 को, और उसमें लिखा था कि मतलब वो जो पत्र था उन्होंने बीणा जी के नाम लिखा था, ठीक है। और वो कह रहे थे कि देखो बीणा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि माँ जो है बस में सफर नहीं कर सकती है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं जा सकती है। अब आगे वो कहते हैं, वो वीणा से आग्रह करते हैं कि वह रोज मुझे एक पत्र लिख दिया करे। मतलब वह रोज लेखक को एक पत्र लिख दिया करे, जैसे किसी को चाय की प्याली बनाकर दी जाती है रोज, ठीक है। अब वो कहते हैं कि काम असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन है, लेकिन तुम मेरे लिए ये कर सकती हो। इतना समझ में आ गया। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं और अपने अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए कहते हैं कि उसके पास जो है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि उसके साथ सही भावना से रहे, ठीक है। उसके रहने पर विश्वास करे, उसके रहने का विश्वास करे, और उसे लगता रहे कि अभी वह मेरी है और वह मतलब मुझे देखकर मुस्कुराएगी। लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई मिला नहीं। वह मतलब अकेलेपन से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है।
ठीक है, स्नेह संबंधों की यह आकांक्षा जो है लेखक को कल्पना में ले जाती है और वह स्वयं ही अपनी इस झूठी बातों पर हंसने लगता है। मतलब ये जो मोहन राकेश जी हैं, वो ये कल्पना करते कि कोई हो जो उसको देख के मुस्कुराए, उसके साथ लगाव करे, लेकिन वो जो ये स्नेह भरी कल्पनाओं को स्वयं सोच रहे हैं, उसके बाद वो स्वयं खुद पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो होता है कि मैं किसी अपरिचित देश में चला जाऊं और या फिर अपरिचित देश के गाने सुनूं और उसके बाद अपने दिल को बहला लूं। ठीक है, और लेखक को ऐसा लगता है इस डायरी के अंतर्गत, डायरी में उन्होंने लिखा है कि सोचना विचारना चिंतन जो है एक तरह की बीमारी है जो अकेले में बढ़ती है। इससे मुक्ति पाने के लिए वह जो है, मतलब लेखक चाहता है कि अगर मुझे इस तरह के चिंतन मनन से छुटकारा चाहिए तो मुझे रोज दिल्ली जाना चाहिए। वो रोज 4-6 रोज के लिए, मतलब सॉरी, वो रोज दिल्ली नहीं, मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसे रोज दिल्ली नहीं जाना चाहिए, अपितु उसे 4-5 दिन के लिए दिल्ली चला जाना चाहिए और वहाँ घूमना चाहिए, ताकि घूमने से उसके मन में बहलाव हो और फिर वो चिंतन मनन की जो ये बीमारी है उससे छुटकारा पा ले। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो डायरी थी, डायरी का सार आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे कुछ प्रश्न होंगे, वो प्रश्न मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आगे का जो चैप्टर है जिसका नाम है शायद पत्र लेखन, मैं देख लेता हूँ, पत्र ही है ना, हाँ पत्र साहित्य है इसका नाम। चलिए देख लेते हैं पत्र साहित्य क्या है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, पत्र साहित्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को एक कागज पे लिख कर, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, तो उसके उस समय जो वो प्रक्रिया अपनाता है, लेखन की जो प्रक्रिया अपनाता है, उसे ही हम लेखन या पत्र लेखन, सॉरी लेखन नहीं, पत्र लेखन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और पत्र लेखन को चिट्ठी के नाम से भी जाना जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उस पत्र के जवाब में कुछ लिखता है और इस तरह से पत्र लेखन का जो कार्य अनवरत चलता रहता है। अब आगे मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट पॉइंट में बहुत सारी बातें बता देता हूँ। पत्र जो है गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और इसमें दो अलग-अलग जगह पर रहने वाले व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति भी क्या करते हैं, लिखित भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण वाचिक भाषा का प्रयोग होता है और यह वाचिक भाषा जब लिखित रूप में आ जाए तो पत्र जो है इसी का एक अमूल्य या समर्थ उदाहरण माना जाएगा। एक पत्र में क्या होता है ना कि एक लेखक होता है, एक पाठक होता है। अब मान लीजिए कोई लेखक है और वो पत्र लिख तो रहा है, लेकिन लिख किसके लिए रहा है पता ही नहीं है, तो फिर पत्र लिखने का फायदा ही क्या रहा। तो लेखक अगर पत्र लिख रहा है तो फिर पाठक का भी तो होना जरूरी है जो कि पत्र को पढ़ सके। ठीक है, तो पाठक लेखक और लेखक पाठक बन जाता है। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक पत्र, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि राम ने श्याम को एक पत्र लिखा, तो राम उस समय एक लेखक है और श्याम एक पाठक है जिसने राम के पत्र को पढ़ा। अब श्याम क्या करेगा कि उस पत्र के जवाब में कोई पत्र लिखेगा, तो उस समय श्याम लेखक होगा और जो राम जो कि अब बाद में पत्र पाएगा वो क्या होगा, पाठक होगा। अब समझ में आ गए, अब समझ में आ गई ये बात, अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पत्र एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। अब आगे देख लेते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो औपचारिक पत्र की खासियत यह होती है कि इसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र, कार्यालयी पत्र, उसके बाद व्यावसायिक पत्र और फिर उसके बाद कंपनी, व्यापारी, दुकानदार इत्यादि को लिखे गए पत्र। अब इसमें क्या होता है ना कि औपचारिक ये सब जो पत्र हैं ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इस पत्र में क्या होता है ना कि मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों का आदान प्रदान होता है। ऐसे पत्र में क्या होता है ना कि औपचारिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब विनम्रता भरी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। या सीधा सीधा समझ लेना कि सरकारी पत्र जो है ना, या बड़े बड़े लोगों को जो पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब अलग अलग पत्रों के उदाहरण है, जैसे कार्यालयी पत्र, किसी कार्यालय में आपको पत्र लिखना है, या फिर आपको कोई प्रार्थना पत्र लिखना है, जैसे आपको प्रधानाचार्य से छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो उसके लिए पत्र लिखना। तो अलग अलग पत्रों के उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे व्याकरण में पढ़ा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अगर वो बताऊंगा मैं तो मतलब वो एग्जाम में कुछ विशेष फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो होता है ना, इसको हम लोग पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि यह पत्र एक दूसरे के बीच के प्यार को बढ़ाता हुआ मतलब दिखाता है। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र के नाम पत्र लिखता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के नाम पत्र लिखता है, एक माता अपने बेटे के नाम पत्र लिखते हैं। तो ये सारे जो पत्र होते हैं ना, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं,
पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, और इसमें प्यार प्यार की भाषाओं का प्रयोग होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम औपचारिक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे श्रीमान, श्रीमती, ये सब ऐसा नहीं है। जो एकदम ऊंचे दर्जे वाले शब्द होते हैं उनका प्रयोग इन अनौपचारिक पत्रों में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सामान्य तरह के पत्र होते हैं, ठीक है। तो पिता के नाम पत्र, पुत्र के नाम पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र के उदाहरण है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है स्लाइड में। अब एक अच्छा पत्र कैसे लिखें? अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो सबसे पहले आपको अपना पता और दिनांक अच्छे से अंकित करना चाहिए, ठीक है। अब उसमें संबोधन और अभिवादन करना चाहिए। संबोधन और अभिवादन का क्या मतलब है? जैसे कि आप मान लिया जाए कि किसी प्रधानाचार्य के पास पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे आप, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे आप। लिखेंगे आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जहाँ पर आपने श्रीमान के माध्यम से उनका अभिवादन किया है, उनको रिस्पेक्ट दिया है, तो अभिवादन होना जरूरी है। संबोधन होना भी जरूरी है। संबोधन का मतलब है, अब आप प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिख रहे हैं, आपने प्रधानाचार्य को ही नहीं दर्शाया, आपने लिख दिया सेवा में श्रीमान, आगे का पता ही नहीं क्या लिखा है, कैसे लिखा है, पता नहीं। तो संबोधन और अभिवादन होना जरूरी है, जिसके माध्यम से पत्र को एकदम विशिष्ट रूप में हमारे सामने प्रकट किया जा सकता है। अब पत्र का विषय भी एकदम अच्छा होना चाहिए, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र किस विषय पे लिख रहे हैं पता ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है पत्र लिखने का, है कि नहीं। अब है पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। जब आप पत्र लिख लेते हैं तो पता लिखना जरूरी है, फिर हस्ताक्षर करना जरूरी है, और पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों, जिससे कि लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चले, और जो दूसरा जो पाठक है, जो कि उसको देखेगा, पढ़ेगा, उसको भी अच्छा लगे। तो ये अच्छा पत्र लिखने का एक क्या कह ले कि एक तरीका है। अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में है प्रतिवेदन। यह अगला चैप्टर है, ठीक है। हमें अभी पीछे की ओर चलना है। पीछे में ये है अच्छा पत्र कैसे लिखे। अब मैं आप लोगों को पत्र विधा की विशेषता बता देता हूँ। दरअसल जो पत्र विधा होती है ना, ये लिखित संप्रेषण का एक सबसे अच्छा साधन होता है, ठीक है। पत्र विधा की विशेषता है कि यह लिखित होता है, मतलब लिखित संप्रेषण है। अब इसमें निजता होनी चाहिए। निजता का मतलब ये होता है ना कि आप जो भी चीजें लिख रहे हैं उसको गोपनीय रखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने पत्र लिख दिया, पूरे संसार में बांट दिया उसी पत्र को, और फिर इस तरह से क्या होना कि वो उसकी निजता भंग हो जाएगी। इसलिए पत्र लेखन में निजता का होना अनिवार्य है। अब आगे पत्र की एक और विशेषता होती है आत्माभिव्यक्ति, ठीक है। आत्माभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आपने पत्र जो लिखा है उसके अंदर आपकी बातें जो है वो एकदम स्पष्ट हों, आप जो लिखना चाह रहे हैं वो स्पष्ट पत्र में लिखा हुआ मिले। तो यही आत्माभिव्यक्ति, मतलब अपने आत्म से जो अपने आत्मा से जो आवाज आई उसको आपने इंगित कर दिया, यही आत्माभिव्यक्ति है, ठीक है। तात्कालिकता, तात्कालिकता का मतलब हो गया, तात्कालिकता भी एक पत्र लेखन की विशेषता है, ठीक है। तो तात्कालिकता का मतलब हो गया कि पत्र जो आप लिख रहे हैं वो तात्कालिक हो। अब तुरंत की जो घटनाएं हैं या तुरंत में जो आप चाह रहे हैं वो चीजें ही पत्र में देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि 50 वर्ष पहले की घटना आपने लिख दी, 50 वर्ष पहले कुछ हो गया, 50 वर्ष पहले आपको पैसे की जरूरत थी और मांग अभी आप रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सहजता, सहजता भी एक पत्र की अच्छी खासी विशेषता है, क्योंकि अगर पत्र सहज नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, तो फिर पत्र लिखने का फायदा क्या रहा। अगर पत्र पत्र को जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, वो समझ नहीं पाएगा पत्र को, तो फिर फायदा क्या रह गया, ठीक है। तो ये पत्र साहित्य भी अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब पत्र साहित्य में जो मेन पॉइंट है कि पत्र साहित्य नाम से जो आपके बुक में चैप्टर है, उसमें जो मुक्ति बोध नाम के एक लेखक हुए हैं, उनका जो पत्र है वो दिखाया गया है। मैं उसके सार को आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल जो मुक्ति बोध ने जो पत्र लिखा है, इन्होंने ये पत्र नेमी चंद्र जैन को लिखे थे। आलोचक थे ये, मतलब कि आलोचक का मतलब हो गया कि गजानंद माधव मुक्तिबोध पूरा नाम था लेखक का। तो इनके ही क्या लगे समकालीन एक आलोचक थे, मतलब जो कि इनकी आलोचना करते, जो कि इनके विरोध में बोलते, तो उनका नाम था नेमी चंद्र जैन। हालांकि कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध और नेमी चंद्र जैन दोनों में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों अच्छे मित्र थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विरोध में बोलते थे, लेकिन दोनों अच्छे मित्र थे। तो प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो अपने साथी कवि और आलोचक नेमीचंद जैन को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है। ये पत्र उन्होंने क्रमशः 26 अक्टूबर 1945 और 30 अक्टूबर 1945 को बनारस से लिखे थे, और पत्र उन्होंने सरस्वती प्रेस के कार्यालय में बैठे बैठे लिखे थे, ठीक है। शुरुआत में नेमीचंद्र जैन जो है वो क्या करते हैं कि सॉरी, शुरुआत में मिस्टेक हो गया मुझसे दोस्तों, मुझे याद दे रहा। शुरुआत में क्या होता है ना कि मुक्ति बोध जो नेमीचंद जैन को पत्र लिखते हैं, नेमीचंद्र जैन जी को, तो मुक्ति बोध जी कहते हैं कि श्रीमान नेमीचंद्र जैन, आप तो समय पर या आप देर सवेर भी पत्र नहीं भेजते हैं, इसके लिए मैं आपसे शिकायत करता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि आप
पत्र नहीं भेजते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक चिंतनशील व्यक्ति की तरह मुक्ति बोध जो है अपने प्रेम और कर्तव्य को नेमी चंद्र जैन के प्रति दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं, माधव मुक्ति बोध जी लिखते हैं कि कविताओं को सुधारने में जो है ना उसका सारा समय चला जाता है, उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है। फिर भी थोड़ा सा उपालभ देकर वो जो मुक्तिबोध जी हैं वो नेमीचंद बाबू जी को कहते हैं या नेमीचंद्र जैन जी को कहते हैं कि कृपया आप भी पत्र लिख लिया करें, इससे मुझे अपनत्व का जो एहसास होता रहेगा और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आगे पत्र में वो लिखते हैं, मतलब जो मुक्ति बोध जी हैं वो लिखते हैं कि मुझे अब बनारस छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ताकि जो ये कार्य की एक रास्ता है ना, मतलब मुझे जो एकदम दिन रात कार्य करना पड़ता है, दिन रात कविताओं को गढ़ना पड़ता है, उससे मुझे छुटकारा मिले। ठीक है, उसके बाद वो जो मुक्ति बोध जी हैं वो अपने जीवन की पीड़ा अभिव्यक्त करते हैं और बोलते हैं कि ये जो शादी और घर गृहस्थी का जंजाल है ना उन्हें बड़ा कष्टकर लगता है। जिस घर गृहस्थी को अधिकतर लोग अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, वही मुक्ति बोध कहते हैं कि ये जो है ना आदमी को 16 आना गधा बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी ही मानसिकता पर क्या करते हैं, मतलब एक तरह से व्यंग करते हैं कि मुझे जो है ना ये वैवाहिक जीवन 16 आने गधा जैसा लगता है। फिर आगे बोलते हैं वो कि देखो देखिए ये जो कविता जो है ना मैं एकदम बहुत मेहनत से लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप इन कमियों को दूर करें। मतलब मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मैं जो कविताएं लिखता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, आप एक आलोचक के तौर पर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है ना माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया पहला पत्र समाप्त हो जाता है 26 अक्टूबर 1945 का। अब अगला पत्र जो है वो है 30 अक्टूबर 1945 का, जिसमें नेमी बाबू को याद करके फिर से मुक्तिबोध जी ने पत्र लिखे हैं और उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, मतलब एकदम ऐसी वाली पंक्ति लिखी है, याद है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने एक व्यक्ति के साथ नाजुक खेल खेला है, उसे कम्युनिस्ट बनाया, दुर्घर्ष घृणा के उत्ताप से पीड़ित उसकी स्त्री के प्रति, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, मैंने डकार ले ली, तो स्त्री के प्रति उसका रुख पलटा, अधिक सहनशील भावनामय उसे बनाया। तो ये पंक्ति वे लिखते हैं। ठीक है, माधव मुक्तिबोध जी लिखते हैं। उसके बाद मुक्तिबोध फिर से चिंतन के क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, और विवाहित जीवन के आदर्शवाद के विरुद्ध तर्क वितर्क पत्र में करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसको नेमी बाबू की याद आती है, मतलब पहले तो वो तर्क वितर्क करने में लग जाते हैं, फिर लिखते लिखते उन्हें नेमी बाबू की याद फिर से आ जाती है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि पत्र नहीं मिलता है, मुझे बहुत दुख होता है, अब यह पत्र को समाप्त कर देना चाहिए और आपके अगले पत्र का इंतजार रहेगा। मतलब मुक्तिबोध जी नेमी चंद जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम आप भी पत्र लिख दिया कीजिए। तो इस तरह से ये वाला जो पत्र साहित्य है, ये वाला चैप्टर भी आप लोगों का समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब आगे जो चैप्टर है उसका नाम है रिपोर्टाज, जिसको हम लोग रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रतिवेदन भी कहते हैं, उस पर हमें डिस्कशन करना है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है, अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में है प्रतिवेदन, रिपोर्ट की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है भूत अथवा वर्तमान की विशिष्ट घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। अगर सीधे सीधे कहें तो प्रतिवेदन का मतलब होता है कि आपने जो घटना देखी, घटना घटित होते हुए देखी, या आपके आसपास में कोई घटना घटित हुई, उसको हूबहू अच्छे तरीके से क्रमबद्ध कर देना ही प्रतिवेदन है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट कहलाती है या रिपोर्टाज कहलाती है। ठीक है, अब ये जो प्रतिवेदन होता है दोस्तों ये छोटा होता है। ठीक है, संक्षिप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अब 5 घंटे का घटना हो गया, 5 घंटे दुर्घटना, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि लंबी चौड़ी कहानी हुई, 5 घंटे पुलिस आई, फिर दुर्घटना स्थल से लोगों को उठाकर ले गई, फिर पुलिस के साथ एसपी आए, डीएसपी आए, 5 घंटे तक ऐसी घटनाएं चलती रही, समय दर समय क्रम बदलता रहा, तो अब सबको लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, तो संक्षिप्त करके रिपोर्ट को लिखने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट को संक्षिप्त तो किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी सार को काटा नहीं जाता, मतलब उसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसको अच्छे से पंक्तिबद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी जो है वो पाठक को मिल जाती है। तो ये समझ गए दोस्तों, जो प्रतिवेदन शब्द है अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब प्रतिवेदन शब्द जो है
यह कहाँ से आया है? रिपोर्ट से आया है, इंग्लिश के वर्ड रिपोर्ट से आया है। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। अब है समाचार पत्र के लिए किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण, रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। समाचार पत्र में आप जो भी देखते हैं, किसी भी घटना का जो निरूपण देखते हैं, घटना का जो अंकन देखने को मिलता है, वो एक तरह से रिपोर्ट या प्रतिवेदन ही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया इतनी सारी बातें तो क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे छोटी-मोटी बातें लिखी गई हैं, स्लाइड तो आप लोगों को मिल ही जाएँगे, तो आप लोग स्लाइड से देख लीजिएगा, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आगे है प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएँ। अब प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएँ भी तो होंगी, जो प्रतिवेदन लिखा जाता है, तो वो क्या है? ठीक है, यहाँ पर ऐसे देख लिया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य-मुख्य बातें लिखी जाती है। ठीक है, सही बात है। फिर आगे है कि प्रतिवेदन में जो भी बातें होती हैं ना, वो एक क्रम में लिखी जाती हैं। सारी बातें जो है सिलसिलेवार लिखी होती है। फिर प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा लंबा-चौड़ा लिख दिए कि अब पाठक ही परेशान है, जो मूल बातें हैं वो कहीं हैं और जो फालतू की बातें हैं वो सामने दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब प्रतिवेदन ऐसा हो कि सारी बातें सरल हो, स्पष्ट हो, समझने में कोई सिर दर्द ना हो, ठीक है? एकदम आसान हो। उसके बाद प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे क्या है ना कि प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है। प्रतिवेदन जो होता है उसमें लेखक अपनी ओर से कोई कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता है कि उसके मन में क्या चला, क्या कैसे, वो सब वो कुछ ऐड नहीं कर सकता। उसने जो घटना देखी है वही घटना को हूबहू लिखा जाए तो वही प्रतिवेदन होगा। अगर उसमें हम कुछ अलग से ऐड कर दें तो वो प्रतिवेदन नहीं रह जाएगा। अब आगे प्रतिवेदन की जो भाषा होती है ना, वो साहित्यिक नहीं होती है, एकदम सरल और रोचक होती है प्रतिवेदन की भाषा। साहित्यिक लेकिन है, ये साहित्य का ही अलग एक विधा है, साहित्य की ही एक विधा है, लेकिन इसकी भाषा साहित्यिक नहीं होती है। एकदम सरल और रोचक सी भाषा का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन किसी भी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर प्रस्तुत करने की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो प्रतिवेदन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह एक कोई भी सामाजिक घटना को एकदम स्पष्ट तौर पर दिखाता है। अब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रिपोर्टाज या रिपोर्ट या प्रतिवेदन लेखन की एक विशेषता यह भी होती है कि इसकी कथात्मक प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। ऐतिहासिकता मतलब इसमें जो भी बातें हैं एकदम स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। चित्रात्मकता, जो चित्रण किया गया है प्रतिवेदन में जिन पात्रों का जो घटना है वो एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए प्रतिवेदन के अंदर, रिपोर्ट के अंदर एकदम विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब जो बातें लिखी गई है वो एकदम स्पष्ट और सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 बातें सत्य हैं और 10 बातें गलत हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? शैली भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए, शांत शैली होनी चाहिए, सीधी-सादी शैली का प्रयोग जो है प्रतिवेदन में होना चाहिए। तो इतना भी समझ गए आप लोग दोस्तों। अब आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। अब है प्रतिवेदन के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य जीवन में अनेक तरह की घटनाएँ घटित होती रहती हैं। अब क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति पार्टी मनाता है जैसे कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता है, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जाता है उसको देखता है। अब वो जो बातें लिखेगा, ठीक है? वो जो बातें लिखेगा, वो व्यक्तिगत प्रतिवेदन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है एक, उसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी के भाषण वाले समारोह में चला गया, तो वो वहाँ जो देखेगा, तो वो वहाँ पर विवरण कर देगा, वो लिख देगा कि ऐसे ना ऐसे घटनाएँ घटित हुई। तो ये क्या हो जाएगा, संगठनात्मक प्रतिवेदन हो गया। अब तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब ऐसा है कि कोई दुर्घटना घटित हो गई, ठीक है? कोई दुर्घटना हो गई, बड़ी दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो गई, तो सड़क दुर्घटना में जो भी घटनाएँ घटित हुई, तो उसको अगर पंक्तिबद्ध कर दिया जाए तो विवरणात्मक प्रतिवेदन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन के अनेक प्रकार होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुरंगी है। इसमें नित्य अनेक घटनाएँ घटित होती रहती हैं। अच्छा-बुरा कार्य रोज़ होता रहता है मनुष्य के जीवन में, तो इस तरह से प्रतिवेदन को भी अलग-अलग तरीके से दिखाया जाता है। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बता दिया, व्यक्तिगत प्रतिवेदन होते हैं, संगठनात्मक प्रतिवेदन होते हैं और विवरणात्मक प्रतिवेदन होते हैं। तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला चैप्टर क्या है दोस्तों, यात्रा वृत्तांत। तो फिलहाल हम पीछे देख लेते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन के प्रकार हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? अब आगे प्रतिवेदन के प्रकार या रिपोर्ट जो है हमने इस पर डिस्कशन तो कर लिया। अब इसमें जो रिपोर्टाज या रिपोर्ट में है कि एकलव्य के नोट्स में से अ, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिपोर्ट के तौर पर आपके पुस्तक में दिखाया गया है, एकलव्य के नोट्स, ठीक है? इसमें से मैक्सिमम जो पोर्शन है वो परानपुर नामक गाँव में फ़िल्माया गया है। परानपुर नामक गाँव की घटना का वर्णन हमें जो है ना आपके बुक में जो प्रतिवेदन या रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है, ठीक है? अब इसमें ये जो प्राणपुर नामक घटना है, इसमें क्या है ना कि ये
प्रति परिकथा से लिया गया है। पराणपुर नामक जो जगह है वहां पर जो घटनाएं घटित होती हैं उसका जो मुख्य स्रोत है वो है प्रति परिकथा, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो फणेश्वर नाथ रेणु का जो बुक था, रेणु की जो बुक थी, उनको एकलव्य ने पढ़ लिया और वहां से उन्होंने प्रतिवेदन तैयार करके हमारे सामने रख दिया। ठीक है, हालांकि मैं इसका एकदम सार नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें सार जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर, और अगर मैं इसको बताने लगूं तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि प्रतिवेदन, ये जो एकलव्य का नोट्स है, इससे कोई सार वार पूछने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ के चलते हैं। अगर पूछ भी लेता है ना तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, 5 में से 3 क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन, 10 में से 5 क्वेश्चन, ऐसा आंसर देने का रहता है। तो हम एक क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं भी पढ़ेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरा चैप्टर तो क्लियर कर ही रहे हैं, तो एक छोड़ ही देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे होगा शायद यात्रा वृत्तांत। हाँ, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस पर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत जो चैप्टर आपके बुक में है ये शायद राहुल सांकृत्यायन जी का है। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ, राहुल सांकृत्यायन ही होंगे शायद। राहुल सांकृत्यायन, रुकिए मैं आप लोगों के लिए बुक निकालता हूँ। अभी तक तो मैंने बुक निकाला नहीं था, लेकिन अब लगता है मुझे निकालना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। यात्रा वृत्तांत संस्मरण रिपोर्टाज, हाँ जी बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सही कहा। राहुल सांकृत्यायन की जो है ये यात्रा वृत्तांत जो है, राहुल सांकृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत है आपके पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, हम लोग उस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। सिंपल में हम लोग यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, ये जो यात्रा वृत्तांत है ना दोस्तों, ये साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी स्थान पे जाता है। ठीक है, स्थान की यात्रा करता है, और स्थान की यात्रा करते करते उसका वर्णन भी करता है कि उसने ऐसा देखा वैसा देखा। जैसे कि आजकल आप लोग यूट्यूब पे ब्लॉगिंग देखते हैं ना, ब्लॉगिंग करते हुए ब्लॉगर्स को अलग अलग जगह जाते हैं ब्लॉगर्स, और वो वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि उसने ये देखा ये देखा, इस चीज को ये कहते हैं ये कहते हैं। तो ये जो वर्णन जो होता है ना, जो ब्लॉगर लोग करते हैं, उसे भी हम लोग अगर कागजी भाषा में कहें तो यात्रा वृत्तांत कहेंगे। ठीक है, और ये जो यात्रा वृत्तांत का वर्णन होता है ना, बड़ा रोचक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वर्णन के दौरान लेखक जो है ना किसी स्थान के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था आदि से पाठक को परिचित कराता है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में संस्मरण और रेखा चित्र का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है ना कि संस्मरण और रेखा चित्र का मिला जुला रूप। अब देखिए, संस्मरण आगे हम लोग संस्मरण पे डिस्कशन करेंगे, अभी शॉर्ट में बताते हैं। संस्मरण का मतलब होता है कि आपके स्मरण में कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं, तो वही क्या है ना, संस्मरण है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में भी तो यही होता है। अगर कोई व्यक्ति यात्रा पे गया और वहां से लौट के आया और उसके दिमाग में यात्रा से संबंधित जो जो बातें रही उन्होंने लिख डाली, उन्होंने पंक्तिबद्ध कर दिया, इसी तरह से यात्रा वृत्तांत बन गया। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत एक तरह से क्या है, संस्मरण रेखा चित्र का मिला जुला मिश्रण है। रेखा चित्र जो होता है ना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रेखा चित्र ऐसा होता है कि अगर आप मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई जगह है जहां पर आप गए नहीं है, या अथवा गए हैं, ठीक है, या आप उसे अपरिचित है, परिचय नहीं है आपका, लेकिन आपने उसके बारे में जानकारी ले रखी है कि नहीं ये जगह ऐसा है, या ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। अगर आप उसके चरित्र पर लिख रहे हैं, अगर या उसकी विशेषता बता रहे हैं जिसको आपने देखा नहीं है, तो एकदम बोलने की एकदम थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, और आप उसको पंक्तिबद्ध करें, तो ये रेखा चित्र है। तो यात्रा वृत्तांत संस्मरण और रेखा चित्र का एक मिला जुला मिश्रण होता है। तो इस तरह से आप भी समझ गए कि यात्रा वृत्तांत क्या है। अब यात्रा वृत्तांत की दो खूबियां होती है, एक तो यह सौंदर्य का बोध कराता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे प्लेस पर चला गया, बहुत अच्छे जगह पर चला गया, तो वो अच्छा ही वर्णन करेगा ना उस जगह के बारे में। ठीक है, और दूसरा कौतूहल को जगाए रखता है। मतलब यात्रा वृत्तांत क्या करता है ना कि पाठक के मन में कौतूहल बनाए रखता है। अब कोई व्यक्ति है ना, जैसे कि मैं तो अभी बिहार में रहता हूँ, ठीक है, मैं कभी दिल्ली गया नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो मैं लाल किला घूमूंगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, संसद भवन के पास जाऊंगा, मतलब अंदर तो नहीं जाऊंगा, मतलब आस पड़ोस घूमूंगा। तो क्या है ना कि मैं पहले तो लाल किला के बारे में लिखूंगा, फिर आगे लिखूंगा कि मैं अब संसद भवन की ओर जाने वाला हूं। तो अब क्या होगा ना कि पाठक जो पढ़ेगा तो उसके मन में कौतूहल होगा, उसके मन में एक क्यूरियसिटी जागेगी, जिज्ञासा जागेगी, अरे मुझे भी तो संसद भवन के आसपास की चीजों के बारे में जानना है। तो वो क्या करेगा ना कि मतलब पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो इस तरह से है ना, यात्रा वृत्तांत की दो खूबियां होती है, एक तो सौंदर्य का बोध होता है, दूसरा कौतूहल को बनाए रखने का काम यात्रा वृत्तांत करता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है जीवनी। यात्रा वृत्तांत तो एकदम समझ गया, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन की शायद तिब्बत से लहासा की ओर करके है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इसको मतलब एकदम निगलेक्ट करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटी है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं और ये अन्य विधाओं से कैसे अलग है, यही सब आएगा। और मुझे नहीं लगता कि और कुछ आने वाला है, ठीक है। और अगर आएगा भी ना तो मैं क्वेश्चन में दे दूंगा, जो स्लाइड में जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ना, मैं उसमें आप लोगों को एक तरह से आंसर उसके लिखवा के अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला चैप्टर है दोस्तों शायद जीवनी का, जीवनी को देख लेते हैं हम लोग। जीवनी क्या है, जीवनी कैसे कैसे क्या मतलब होता है, ठीक है। ओह, प्यास लग गई है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्यास तो अब क्या ही कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं। प्यास लग जाने का मतलब पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो अभी तो नहीं पी सकता हूँ, फिलहाल वीडियो बना लेता हूँ फिर पी लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनी एक चैप्टर है आप लोगों के बुक में, ठीक है। जीवनी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी को दिखाया गया है, ठीक है। बहुत लंबी जीवनी है और उसे क्वेश्चन आने का कोई चांस भी नहीं है कि आपसे पूछेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी को संक्षेप में समझाइए या विस्तार पूर्वक समझाइए, ऐसा कुछ पूछने वाला है नहीं। आपसे पूछ सकता है कि जीवनी क्या है, जीवनी किसे कहते हैं और जीवनी हम क्यों लिखते हैं, यही सब पूछेगा। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। अगर हम उसके जीवन के बारे में लिख रहे हैं शुरुआत से अंत तक, ठीक है, शुरू किया हमने उसके जन्म से, उसने क्या क्या काम किए, फिर उसकी मृत्यु कैसे, अगर हम उसे अच्छे तरीके से पंक्तिबद्ध कर रहे हैं तो वही जीवनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत की कहानी को लिखना ही जीवनी है। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ होता है बायोग्राफी, ठीक है। और जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यात्मकता के साथ चित्रण होता है, इसे ही हम जीवनी कहते हैं, ठीक है। अब आगे है कि जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है। जीवनी क्या, एक तरह से अगर कोई व्यक्ति जीवनी लिखता है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो उस व्यक्ति के मतलब जीवनी के अंतर्गत जो जीवनी के अंदर जो व्यक्ति जिसकी चर्चा होनी है, तो पहले तो उसके इतिहास के बारे में जाना जाएगा ना, कि कैसे उसका जन्म हुआ, ठीक है। फिर उसके कार्य के बारे में जाना जाएगा, ठीक है। और फिर वो नायक बना कि खलनायक बना, मतलब अच्छा था कि बुरा था, तो वो सारी बातें तो वो जीवनी के अंतर्गत मेंशन करेगा, जीवनी में मेंशन करेगा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जीवनी में इतिहास, साहित्य और नायक खलनायक सभी का संगम मिलता है हमें, ठीक है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। तो जीवनी में क्या करता है ना कि लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की जानकारी एकदम तथ्य के साथ प्रस्तुत कर देता है कि हाँ ये है, ठीक है। तो अब ये बात समझ गए आप लोग दोस्तों। आगे जीवनी क्या है, यह डॉक्टर राम प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई एक आधुनिक उदाहरण है, सॉरी आधुनिक परिभाषा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, स्लाइड में तो मिल ही जाएगा। अब बेकार में लंबा क्या करना है इस वीडियो सेशन को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं बता रहा हूँ। आगे आत्मकथा, जीवनी और डायरी में संबंध। अब पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी भी बताऊंगा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, आत्मकथा और डायरी में अंतर, मैंने शायद बताया भी होगा, फिर भी बता रहा हूँ। आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा और डायरी, हाँ शायद पहले चैप्टर में ही बताया था जब हम लोग डायरी पे डिस्कशन कर रहे थे, फिर भी शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। आत्मकथा क्या होता है ना कि खुद के बारे में अगर कोई लेखक लिख रहा है, ठीक है, खुद की कथा लिख रहा है और थोड़ा सा लिख रहा है, ज्यादा नहीं लिख रहा है। जैसे कि लेखक जवान है अभी और वो बचपन की एक कथा लिख रहा है कि बचपन में उसके साथ कोई घटना घटित हो गई और वो उस घटना को एकदम पंक्तिबद्ध कर दे रहा है एकदम अच्छे से, तो वो आत्मकथा कहलाएगी। लेकिन अगर जीवनी की बात करें तो जीवनी क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा, कि कोई भी लेखक है ना किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, एकदम अच्छे से लिखता है शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो वो जीवनी के अंतर्गत आएगा। अगर हम डायरी की बात करें तो डायरी है ना मुख्यतया कोई जो लेखक होता है ना अपने लिए लिखता है, अपने बारे में लिखता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है ना कि वो रोज घटित हुई घटनाओं का वर्णन करता है, तो ये क्या है ना कि डायरी है। तो अब आत्मकथा और जीवनी में अंतर समझ गए होंगे आप, संभवतः समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे मुझे लगता है। और आत्मकथा और डायरी में भी अंतर समझ गए होंगे, तो इसको बताने की फिर से आवश्यकता है नहीं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है संस्मरण, तो संस्मरण देख लेते हैं हम लोग। संस्मरण, संस्मरण एक चैप्टर है, ठीक है, संस्मरण, और ये पथ के साथी नाम से है, जो कि शायद महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है, ठीक है। देख लेता हूं मैं, हाँ महादेवी वर्मा जी ने ही लिखा था, हाँ मुझे याद आ गया, महादेवी वर्मा जी पथ के साथी में उन्होंने लिखा था और इसमें उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ अपने रिश्तों का वर्णन किया था, ठीक है। संस्मरण जो है ना स्मृति धातु सम उपसर्ग तथा ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है, ठीक है। और इसका अगर व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें तो हम कह सकते हैं कि सम्यक स्मरण, मतलब एकदम गहनता के साथ किसी चीज का स्मरण ही संस्मरण है। तो हम ये कह सकते हैं किसी घटना, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति का पूर्ण रूपेण आत्मीय स्मरण ही संस्मरण है, ठीक है। यह आधुनिक काल में नव विकसित सर्वाधिक विवादों से घिरी साहित्य विधा है।
अब देखिए संस्मरण में क्या है ना कि विवाद है। अब कैसे ये विवाद वाली विधा है वो मैं आपको बताता हूँ। संस्मरण को कोई व्यक्ति कहते कि नहीं ये आत्मकथा है। अब कैसे आत्मकथा है, क्योंकि संस्मरण में क्या होता है ना कि जो लेखक या लेखिका होती है ना वो किसी जाने पहचाने व्यक्ति के बारे में लिखती है। जैसे आपके पुस्तक में जो संस्मरण है उसमें है ना महादेवी वर्मा जी ने अपनी जानी पहचानी मित्र, सखी, बहन सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा है। अब चूंकि उन्होंने वो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका संबंध, उनके जीवन का संबंध महादेवी वर्मा के साथ रहता है। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान साथ साथ पढ़ी लिखी होती हैं, ठीक है, खेली कूदी होती है। तो अब कुछ जो क्रिटिक्स हैं, मतलब जो कि कुछ विवाद वाले जो कि तर्क वितर्क करते हैं वो कहते हैं कि नहीं संस्मरण जो है ना वो आत्मकथा का ही एक हिस्सा है। आत्मकथा का कैसे हिस्सा है, क्योंकि उसमें जो है ना जो लेखक या लेखिका होती है ना वो जिसको चित्रित करती है उससे वो उसके बारे में वो जानती है, वो उसके जीवन का हिस्सा होती है, ठीक है। इसलिए संस्मरण को विवादों की विधा मानी जाती है, क्योंकि संस्मरण को कुछ लोग आत्मकथा मानते हैं, कुछ लोग रेखा चित्र मानते हैं। कहते हैं कुछ लोग कि नहीं ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र ऐसे हुआ कि इसमें जो है ना किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है जिससे कि या तो लेखक का बहुत कम संबंध है या फिर संबंध ना के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ लोग इसको रेखा चित्र भी मानते हैं, तो इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। यह विद्या कभी तो जीवनी, कभी रेखाचित्र, कभी रिपोर्टाज और कभी कभी निबंध के अंतर्गत परिगणित की गई है, ठीक है। कुछ लोग इसको जीवनी भी मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर कोई लेखक जो है ना किसी को जानता है और उसके बारे में लिख रहा है थोड़ा बहुत तो वो जीवनी है, ठीक है। कुछ लोग इसको रेखाचित्र मानते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। कुछ लोग रिपोर्टाज भी मान लेते हैं और कभी कभी इसको निबंध भी मान लेते हैं। तो ये जो है ना कंफ्यूजन इसमें चलता रहता है, ठीक है। अब संस्मरण के उपकरण, किसी का संस्मरण लिखना या कोई लेखक लेखिका अगर संस्मरण लिखना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाव प्रवणता होनी चाहिए, चित्रोपमता होनी चाहिए, व्यक्तिकता होनी चाहिए, जीवन के खंड विशेष का वर्णन तथा सत्यात्मकता होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर यह है कि एकदम भाव सही होना चाहिए संस्मरण लिखते समय। चित्र जो कि किसी लेखक या लेखिका के द्वारा सामने वाले व्यक्ति की बनाई जा रही है वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। जीवन के खंड विशेष का वर्णन होना चाहिए, ये भी हमें दिखना चाहिए संस्मरण में कि किस समय का यह वर्णन मतलब किया गया है, ठीक है। और सत्य होना चाहिए, यही जो है ना संस्मरण है। तो एकदम समझ गए आप लोग दोस्तों। किसी भी जाने पहचाने या कम जाने पहचाने व्यक्ति के चरित्र का चित्रण अपनी मतलब लेखक की ओर से जो किया जाता है वही संस्मरण है। तो इतना समझ गए आप। आगे देखते हैं आगे क्या है। जीवनी और संस्मरण में अंतर है। तो जीवनी और संस्मरण में मूल अंतर है कि जीवनी के लिए आवश्यक नहीं है कि हम किसकी जीवनी लिखें और उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क हो। मतलब जीवनी हम किसी की भी लिख सकते हैं, चाहे हम व्यक्ति को जाने अथवा ना जाने, हमारा जीवनी में लिखित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जीवनी में हम किसी भी व्यक्ति को लिख सकते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो जीवनी के अंतर्गत आएगा। हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख देते हैं, वो जीवनी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर संस्मरण की बात करें तो हमें उसी व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसको हम जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, या कम से कम इतना तो जानते हैं कि उसका नाम पता ये पता हो, वो कहाँ रहता है, उससे मतलब मेरा क्या कनेक्शन है। जैसे मेरा एक मित्र है, ठीक है, मेरा मित्र मान लिया जाए राम है, ठीक है। अब राम के बारे में हम जानेंगे तो राम के बारे में हम जो कुछ भी लिखेंगे ना वो किसके अंतर्गत आएगा, वो संस्मरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम राम के बारे में जान रहे हैं। अगर यही हम राम के बारे में नहीं जानते और राम के बारे में फिर भी लिखते तो वो जीवनी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब है संस्मरण की सत्यात्मकता। तो संस्मरण जो है ना वो एकदम सत्य होना चाहिए, उसमें कोई भी मतलब एकदम ऐसी बातों को नहीं लिखा जाना चाहिए जो कि संस्मरण को ऐसा बनाए कि इसमें कुछ झूठी बातों को लिखा गया है। तो संस्मरण एकदम सही वाला होना चाहिए, एकदम उचित वाला। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, ठीक है। तो अब बता ही चुका हूं मैं दोस्तों, संस्मरण में क्या होता है ना कि हम जाने पहचाने व्यक्ति के बारे में अगर कुछ लिखते हैं तो वो संस्मरण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैं राम को जानता हूं, मैं राम से संबंधित एक घटना वर्णन कर देता हूं तो ये संस्मरण होगा। अगर रेखा चित्र की बात करें तो रेखा चित्र में क्या होता है कि मैं राम को नहीं जानता हूं, लेकिन राम के मैं पूरे जीवन को नहीं बताऊंगा कि राम का जन्म यहाँ हुआ, राम ने ये काम किया, राम ने वो काम किया, राम की मृत्यु ऐसे हो गई। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो जीवनी हो गई। लेकिन मैं राम से संबंधित राम को नहीं जानता हूँ, लेकिन राम से संबंधित एक घटना जानता हूँ। जैसे कि राम ने चोरी कर ली कहीं पे, तो मैं राम ने चोरी कर ली उससे संबंधित घटनाओं का अगर मैंने एक तरह से एकदम अच्छे से लिख दिया कि राम ने यहाँ चोरी की, इस तरह से चोरी की, अगर मैंने उस बातों को पंक्तिबद्ध कर दिया तो वो रेखा चित्र होगा, ठीक है। संस्मरण और रिपोर्टाज में अंतर। संस्मरण और रिपोर्ट में क्या अंतर है।
ठीक है, रिपोर्ट और संस्मरण दोनों भिन्न है। अब कैसे भिन्न है, तो संस्मरण में क्या होता है ना कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जाने पहचाने व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, जाने पहचाने पात्र के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि मैं राम के बारे में जानता हूं, तो ये क्या होगा ना कि संस्मरण के अंतर्गत आएगा अगर मैं उसके बारे में लिखता हूँ। लेकिन अगर हम रिपोर्टाज की बात करें, रिपोर्टाज या प्रतिवेदन की बात करें, तो ये क्या होता है ना, प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। जो घटना सामने में घटित हुई हो या आसपास में तुरंत घटित हुई, अगर उसके बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे राम अगर तुरंत चोरी करता है, ठीक है, और हमने उसे चोरी करते हुए देख लिया, और अगर तब हम लिख रहे हैं राम के बारे में कि राम ने चोरी की और इस घर में चोरी की, ऐसे चोरी की, तो वह जो घटना है ना रिपोर्टाज के अंतर्गत आएगी, प्रतिवेदन के अंतर्गत आएगी। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जाने से पूर्व, मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, संस्मरण का जो सार है, जो कि पथ के साथी में पथ के साथी कहानी या संस्मरण जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो संस्मरण का सार जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ पथ के साथी संस्मरण में क्या होता है आखिर। तो दरअसल क्या होता है ना दोस्तों कि महादेवी वर्मा जी जो है ना वो छोटी होती है सुभद्रा कुमारी चौहान से, ठीक है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। शायद महादेवी वर्मा जी 5 क्लास में होती है, 5th स्टैंडर्ड में, और क्या कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी 8th स्टैंडर्ड में होती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी पहले से ही कवियत्री होती है, कविता लिखने का काम करती है। और फिर सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता नहीं मिली थी तभी, तो स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी कविता के माध्यम से उस समय गरीब और परतंत्र लोग जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके मन में क्या करती है कि एक तरह की भावना भरती है कि आजादी जरूरी है, बिना आजादी के हम इस दुनिया में सरवाइव, इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी कविताओं के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जाकर के क्या करती है ना कि अपने विचार रखती हैं। तो खैर वो तो बात की बात है, आगे अभी आगे बढ़ते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से कविता लिखती हैं और उसके बारे में सभी कोई जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखती हैं उस कॉलेज के अंतर्गत अंदर। लेकिन महादेवी वर्मा के बारे में कोई नहीं जानता था कि महादेवी वर्मा भी कविता लिखती हैं। तो इस बात को उजागर कौन करती हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक दिन महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं कि इस तरह से कविता लिखते हुए पकड़ लेती है। उसके बाद पूरे कॉलेज को बता देती है कि ये लड़की कविता लिखने जानती है। तो पूरा कॉलेज उसका विरोध करता है, ठीक है, क्योंकि उस समय में कविता लिखना एक तरह से समझ लीजिए कि आत्महत्या करने के बराबर थी, मतलब खुद ही कुएं में कूदने के बराबर थी। लेकिन बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या करती हैं कि महादेवी वर्मा का समर्थन करती हैं, ठीक है, और महादेवी वर्मा को उस कविता लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर बाद के समय में क्या होता है ना कि दोनों अच्छे खासे मित्र बनते हैं, दोनों का व्यवहार बहनों जैसा हो जाता है, एकदम बहन के समान रहते हैं। जब भी कभी सुभद्रा कुमारी चौहान किसी फंक्शन में जाती थी, किसी कवि समारोह में जाती थी, कविता समारोह में, तो वहां से रिटर्न आते समय वो क्या करती थी ना कि महादेवी वर्मा के लिए चूड़ियां लाया करती थी और चूड़ियों को स्वयं महादेवी वर्मा के हाथों में पहनाकर वो खुश होती थी। और मैक्सिमम समय सुभद्रा कुमारी चौहान का इसी तरह के स्वतंत्रता समारोह में भाग लेते हुए, कवि समारोह में भाग लेते हुए गुजर जाता है, ठीक है। और अधिकतर समय ये जेल में रहती है और जेल में रह करके अपने पति के राह पर चलती है और फिर बच्चों को जन्म देती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। और उसके बाद क्या होता है ना कि अंतिम में अचानक से अचानक से क्या होता है कि धीरे 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 सुभद्रा कुमारी चौहान की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और इस तरह से वो मर जाती हैं, ठीक है। अब आगे इसी इसी को स्पष्ट करते हुए महादेवी वर्मा जी लिखते हैं कि उस दिन जब उनके पार्थिव अवशेष को त्रिवेणी ने अपने श्यामल उज्ज्वल अंचल में समेट लिया, तब नीलम फलक पर श्वेत चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं में बहुत वर्षों पहले देखा एक किशोर मुख मुस्कुराता जान पड़ा, यहीं कहीं पर बिखर गई वह छिन्न विजयी माला सी। तो जब सुभद्रा कुमारी चौहान मर जाती है ना, तो उनको एकदम महादेवी वर्मा को झटका लगता है और अंतिम में वो कहती है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह छिन्न माला सी, मतलब उसके शोक में वो परेशान हो जाती हैं। तो ये बातें थी दोस्तों, पूरे के पूरे मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस क्वेश्चन को अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग जो है ना एग्जाम में आंसर अच्छे से कर पाएंगे।
क्वेश्चन है डायरी क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो डायरी क्या है मैंने आप लोगों को तुरंत बताया, एक तरह से रोज नामचा है और यह आत्म साक्षात्कार की एक विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपने से बातें करता है और अपने बारे में ही लिखता है। इसकी विशेषताएं क्या है मैंने तुरंत बताया है आप लोगों को कि इसकी विशेषताएं क्या है, कैसी हैं। ठीक है, डायरी को रोज लिखना पड़ता है, इसकी विशेषता है यह एक। डायरी में अगर आप क्या कहते हैं कि समय और स्पष्टता दिखा रहे हैं तो यह डायरी की विशेषता है एक, एकदम क्लियर आप लोग समझते जाइए। अब आगे है, सॉरी स्लाइड चेंज हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। डायरी मोहन राकेश द्वारा जो लिखित है उसका सार लिखिए। ये जो पेज आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, मैं बहुत मतलब तेजी से इसको बनाने की कोशिश किया, मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है जो सच्चाई है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो मैं हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने पेज में ही ये लिख डाला है। आप लोगों को अगर कोई त्रुटि लग रही है तो मैं माफी चाहूंगा। तो डायरी मोहन राकेश द्वारा जो लिखित है उसका सार लिखिए। मैंने तो अभी तुरंत बताया है दोस्तों, मोहन राकेश जी ने जो डायरी लिखी है उसमें क्या है ना कि वो कह रहे हैं, एक बीणा नाम की लड़की है उसको कह रहे हैं कि तुम जो है ना एक पत्र लिख दिया करो मेरे को और इससे मुझे खुशी मिलेगी। कार्य कठिन तो है परंतु असंभव नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो डायरी मोहन राकेश का जो है ना उसका सार लिखना है। तो सार भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा के दे दूंगा। पत्र को फिर से स्लाइड चेंज हो गया मैं माफी चाहता हूँ, फिर आगे आते हैं। तीसरा नंबर है, पत्र को साहित्य विधा के रूप में समझाइए। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि पत्र कैसे एक साहित्य विधा है। पत्र की विशेषता लिख देंगे, पत्र किसे कहते हैं ये लिख देंगे ना, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। अगर इतनी सारी बातों को आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दिया तो आपको, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 से 18 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एकदम क्लियर आप लोग मान के चलिए। डायरी क्या है, डायरी के बारे में लिख देंगे, क्या है, कैसे लिखते हैं, इसकी विशेषता क्या है, कैसे इसको लिखना चाहिए, इसको लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ये लिख दिया तो पक्का आपको नंबर मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, मुक्ति बोध के पत्रों का सार लिखिए। मैंने आप लोगों को बता ही दिया मुक्ति बोध के प्रश्नों का सार, मुक्ति बोध के पत्रों का सार। दो पत्र उन्होंने लिखे थे, एक सरस्वती प्रेस से, दोनों ही पत्र उन्होंने सरस्वती प्रेस से लिखे थे। किसके लिए लिखा था उन्होंने, तो नेमी चंद्र जैन जो कि उनके क्या थे, आलोचक मित्र थे। मतलब दोनों में, मुक्ति बोध और नेमी चंद्र जैन में वैचारिक मतभेद थे लेकिन दोनों आपस में मित्र थे। तो मुक्ति बोध ने नेमी चंद्र जैन जी को पत्र लिखा था, तो उसका सार लिखना है। तो वो सार मैंने आप लोगों को बताया ही है ऊपर में, तो बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। रिपोर्टाज, रिपोर्ट किसे कहते हैं, उल्लेख कीजिए। तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, सामने घटित हुई घटना या ऐसी घटना जो कि आसपास में घटित हुई और उसके बारे में अच्छे और एकदम सटीक तथ्य आपके पास हैं, अगर आप उसको एक पंक्तिबद्ध कर रहे हैं तो वही रिपोर्ट कहलाएगा। मैंने आप लोगों को बता ही दिया। रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य प्रतिवेदन, सामान्य रिपोर्ट। ठीक है, एक होता है संगठनात्मक, एक होता है विवरणात्मक, एक व्यक्तिगत। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, उल्लेख कर दीजिएगा, सारी बातें लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्लाइड के अंदर सारी बातें लिखी हुई है, अगर आप उसको लिख रहे हैं तो एकदम क्लियर है। यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा को स्पष्ट कीजिए, अभी तो स्लाइड में था ही, यात्रा वृत्तांत क्या है। अगर आप कहीं यात्रा पे गए, यात्रा से वापस लौट के आए और उसने आपने जो भी चीजें देखी उसको अगर आपने पंक्तिबद्ध कर दिया, वही यात्रा वृत्तांत है। आप अगर इसको अभी के कॉन्टेक्स्ट में ले ले तो ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग करते हैं वो एक तरह से यात्रा वृत्तांत ही है। जो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हमें लाइव देखने को मिलता है, लेकिन यात्रा वृत्तांत हमें पेपर पे लिखा हुआ देखने को मिलता है। जीवनी से आप क्या समझते हैं, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, स्पष्ट कीजिए। जीवनी के बारे में बता देंगे क्या है कैसे है जीवनी, और उसके बाद आत्मकथा में अंतर बता देंगे, जीवनी की विशेषताएं बता देंगे, तो मार्क्स मिलना तय है, एकदम क्लियर है। संस्मरण को अपने शब्दों में लिखिए, संस्मरण को तो अपने शब्द में आराम से लिख सकते हैं। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया संस्मरण क्या है। किसी जाने पहचाने व्यक्ति को अगर आप जान रहे हैं, किसी जाने पहचाने व्यक्ति का जीवन अगर आप पंक्तिबद्ध कर रहे हैं पेपर में तो वही संस्मरण है, तुरंत बताया मैंने आप लोगों को। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण का सार लिखिए, सार मैंने अभी जस्ट बताया है तो बताने की आवश्यकता है नहीं, सारी बातें आप लोगों को स्लाइड के अंदर दी गई हैं। अगर जो बातें नहीं दी गई वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल ही जाएगा, तो फिर दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न कविताएं चैप्टर के। देखिए दोस्तों, कविताएं चैप्टर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो सीरीज में नहीं करवाया था, मैंने सोचा था कि ये वाला जो चैप्टर है ना मैं इसको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। लेकिन क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि इतने सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए और इतना सारा टॉपिक डिस्कशन करवा दिया ना कि एक प्रश्न भी छूटेगा नहीं। ठीक है,
तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वाले टॉपिक को भी इसी में क्लियर करा दूँ, ताकि आगे जो है ना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है BEGLA 138 की, तो मैं उसको उसके वीडियोज ला सकूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना कि बच्चों की मदद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको आज यहीं पे समेटने की कोशिश करूंगा। और BEGLA 138 जो बुक है ना, वो अभी मेरे पास है नहीं, मैं कल कहीं से कोशिश करूंगा कि वो मिल जाए और तब मैं आप लोगों के लिए वीडियोज ला पाऊँ। फिलहाल के लिए इसको देख लेते हैं। इसका है ना कि तुलसीदास के काव्य का प्रतिपाद्य लिखिए। तुलसीदास जो काव्य लिखे थे, उसका प्रतिपाद्य लिखने को कहा गया है, ठीक है। तो मैं इसके लिए पुस्तक निकाल लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी पुस्तक की आवश्यकता इसमें पढ़ने वाली है। तुलसीदास के काव्य का प्रतिपाद्य, मुझे हाँ अब याद आ गया दोस्तों, पुस्तक की आवश्यकता नहीं ही पड़ेगी, ठीक है। सूरदास के बाद ही तुलसीदास के बारे में आपकी पुस्तक में दिया गया है, ठीक है। तो वो देख लेता हूं मैं, कहाँ गया तुलसीदास के काव्य का प्रतिपाद्य, हाँ मिल गया। तो जो तुलसीदास थे ना, वो राम प्रभु श्री राम पर लिखते थे, ठीक है। और तुलसीदास के मैक्सिमम अधिकतर काव्य की जो रचनाएं हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखित अधिकतर रचनाएं जो है, वो रामचरितमानस को आधार मानकर लिखी गई। मतलब रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है, तो उनको एक तरह से आधार मानकर उन्होंने बड़े बड़े काव्यों को लिखा। तुलसी सबसे पहले तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, फिर उसको आधार मानकर उन्होंने राम भक्ति में एक मतलब अपने बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी घटनाओं का वर्णन उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रतिपाद्य का मतलब होता है उद्देश्य। कल वाले वीडियो सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था, प्रतिपाद्य का एकमात्र उद्देश्य होता है कि लेखन का उद्देश्य क्या है। तो तुलसीदास के लेखन का एकमात्र उद्देश्य था राम भक्ति, ठीक है। वो राम भक्ति को दिखाना चाह रहे थे, वो दिखाना चाह रहे थे कि वो राम के भक्ति में कितने तल्लीन है, ठीक है। और वो ये भी बताना चाह रहे थे कि हमारे समाज को भी राम की भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राम के विराट स्वरूप को दिखाने की कोशिश की है। यही तुलसी के काव्य का प्रतिपाद्य है। और इसका जो डिटेल वर्णन है ना, मतलब डिटेल वाला जो डिस्कशन है, वो मैं आप लोगों को PDF में दे दूंगा, तो आप लोगों को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं समय बर्बाद क्या ही करूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये पूछेगा, हाँ मुझे इन दोनों पर चांसेस लग रहे हैं कि ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, मे बी। अब है सूरदास के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो सूरदास एक अंधे कवि थे, आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा माना जाता है कि वो अंधे थे, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर यह है ना कि सूरदास जी ने जो कविताएं लिखी हैं, जो संग्रह लिखे हैं, तो उसका भाव क्या था, ठीक है, ये हमें जानना है। तो हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या था, कैसा भाव था। तो वास्तव में क्या है ना कि सूरदास जी ने सूर सागर नाम से अपनी एक ग्रंथावली प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति का वर्णन किया था, ठीक है। तो वो है ना, सबसे पहले दैन्य भाव पे कविता लिखते थे। दैन्य भाव का मतलब गरीबी के भाव में कविता लिखते थे, जिसमें वो श्री कृष्ण को सबसे ऊपर रखते थे और अपने आप को उसका एक सेवक समझते थे। तो इनका एक भाव पक्ष था दैन्य भाव पक्ष, ठीक है, जिसमें वो दैन्यहीन थे, मतलब गरीब थे और संसाधनों से एकदम परे थे। तो वो वाला पक्ष को आधार मानकर इन्होंने कविता लिखी है, कविताएं लिखी है। उसके बाद इन्होंने संख्य भाव को आधार मानकर भी कविताएं लिखी है, जिसमें सखा या मित्र भाव को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि कृष्ण जो है, कृष्ण लीला जब करते थे अपने बाल मित्रों के साथ, तो वो क्या है ना, बाल सखाओं के साथ, तो ये सखा भाव को आधार मानकर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, ठीक है। आगे लीला गायन। तो कृष्ण महोदय, जो कृष्ण भगवान थे, वो लीला करते थे, रास लीला करते थे, कृष्ण लीला करते थे, रास लीला क्या करते थे, तो जंगल में जाते थे, गोपियों को नचाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद कृष्ण लीला में वो क्या करते थे ना कि मक्खन खाने के लिए अपने मित्रों के साथ पहुंच जाते थे, एक के ऊपर एक चढ़ के वो मक्खन खाया करते थे। तो इस तरह से है ना, वो लीला गायन को भी उन्होंने दिखाया है, सॉरी क्या कहते हैं ना, सॉरी हाँ, लीला गायन को ही उन्होंने दिखाया है, ठीक है। उन्होंने लीला दिखाया कि अलग अलग कृष्ण जी ऐसे ऐसी लीलाएं जो है वो किया करते थे। तो ये भी समझ गए आप। फिर श्रृंगार चित्रण, उन्होंने श्रृंगार चित्रण भी किया है। श्रृंगार का मतलब, श्रृंगार जो है ना, एक तरह से रस होता है, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं श्रृंगार का होना मतलब व्यक्तियों का जो है ना, व्यक्ति का जो है ना एकदम रोमांटिक होना,
मतलब हिंदी तो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने है ना मतलब श्रृंगार रस में भी कविताएं लिखी हैं, जिसमें कि उन्होंने रोमांटिसिज्म को दिखाया है, रोमांटिसिज्म कह ले कि प्रेम को दिखाया है। तो प्रेम भाव को भी आधार मानकर सूरदास ने अपनी कविताओं को लिखा है। सूरदास की कविताओं में प्रेम भाव का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला है तोड़ती पत्थर कविता का विश्लेषण कीजिए। तोड़ती पत्थर कविता का विश्लेषण हम ऐसे करेंगे कि ये तोड़ती पत्थर कविता है ना, ये इनको लिखा था शायद शायद नहीं, कंफर्म, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, हाँ हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये तोड़ती पत्थर कविता लिखी थी। और इसका एक विश्लेषण अगर हम करें तो मैं आपको बता देता हूँ, वास्तव में है ना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, एक समय क्या हुआ था कि हैदराबाद था शायद, हैदराबाद या इलाहाबाद, इलाहाबाद था शायद, हाँ इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद के रास्ते में एक स्त्री को सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए देखा था। तो वो कहते हैं कि गरीबी क्या क्या करवा देती है, क्योंकि स्त्री का स्वरूप ऐसा काम करने के लिए नहीं है, इसलिए यह मतलब बिल्कुल ही अनुचित है कि कोई स्त्री पत्थर तोड़े। परंतु आर्थिक विषमता के कारण उसे यह कार्य करना पड़ रहा है, उसे पैसे की कमी है, इसलिए वह ये कार्य कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ना कि फिर वो बोलते हैं कि वहां पर कोई पेड़, छायादार पेड़ भी नहीं है कि जहां पर वो स्त्री आराम कर सके, पूरी जगह धूप है। फिर भी वह उस धूप में स्त्री एकदम काम किए जा रही है, काम किए जा रही है, ठीक है। वो एकदम इतनी लीन है कि वो आसपास देख भी नहीं रही है, वो बार बार पत्थर पर चोट कर रही है हथौड़े से, और दूसरी तरफ वो कुछ भी नहीं देख रही है, ठीक है। और आगे कहती है कि ये जो लड़की है ना, सांवले रंग की है और यौवन से भरपूर है, लेकिन उसको अपने शारीरिक सौंदर्य की नहीं पड़ी है। वो अपने काम में इतनी तल्लीन है कि वो आस पास भी नहीं देख रही है। तो यही जो है ना, ये इसका विश्लेषण है तोड़ती पत्थर कविता का। इसके माध्यम से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो समाज है ना, इसमें आर्थिक विषमताएं हैं, ठीक है। और इस आर्थिक विषमताओं में ना पुरुष को देखा जा रहा है, ना स्त्रियों को देखा जा रहा है। हमारे समाज में हर कोई पैसा पैसा और बस पैसा कर रहा है, एक को मारकर दूसरा आगे जाने में एकदम तत्पर है। कि वो मतलब ऐसा है ना कि सब सोच रहा है कि नहीं, मुझे इससे अमीर बनना है, मुझे इससे अमीर बनना है, और इसके लिए वो कुछ भी हद तक, कोई भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो फिर स्त्री के सम्मान को ही ठेस क्यों ना पहुंचाए। तो इस तरह से जो है ना तोड़ती पत्थर कविता का विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये वाला भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। फिर कुछ एक प्रश्न है जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मे भी वो पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वो पूछा भी जाए ना तो आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपसे अगर कोई पूछ दे कि जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों से अगर पूछ दे पत्र और संस्मरण में अंतर बताइए, तो आप लोग बता देंगे। मैंने यहाँ पर प्रश्न में मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग बता देंगे। या फिर अगर आपसे पूछ दे, कोई आपसे ये पूछ दे कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, तो मुझे लगता है आप लोग बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई पूछ सकता है डायरियात्मक कथा में अंतर बताइए, तब भी आप बता देंगे। संस्मरण से आप क्या समझते हैं, संस्मरण को एक साहित्यिक विधा के रूप में बताइए, तो भी आप बता देंगे। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया संस्मरण क्या है, कैसे लिखते हैं, साहित्यिक विधा कैसे है, और ये वाद विवादों की भी विधा है कैसे है, तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए। रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। सारी चीजें तो स्लाइड में दे ही रखी है। रिपोर्टाज के बारे में लिख देंगे, इसके भेद जो है उसके बारे में लिख देंगे। फिर विशेषताएं क्या है, एकदम विशेषता तो नॉर्मल है कि ये एकदम दिखी दिखाई घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन जो है, रिपोर्ट है, अच्छे से लिखा जाना चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, यही सब विशेषता है। बात खत्म। इतने सारे पॉइंट्स थे दोस्तों। तो जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी टॉपिक थे इस बुक्स के, इस बुक में, वो मैंने सारे डिस्कस करा दिए। मुझे लगता है कि अब आगे कुछ डिस्कस कराने की आवश्यकता नहीं है। और जितने प्रश्न हैं वो लगभग, मुझे पूरा उम्मीद है कि सब इसी से ही आएंगे। अगर फिर भी कोई नहीं आता है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, आएंगे मैक्सिमम इसी से। और ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड के अंतर्गत जितने स्लाइड्स दिए गए हैं, ये जो पूरी स्लाइड है, इसमें जितने स्लाइड्स हैं, मुझे लगता है ना कि इसमें से बहुत से प्रश्न, बहुत सारे स्लाइड जो है ना, बहुत से स्लाइड्स जो है ना, वो आपकी मदद करेंगे आपके परीक्षा में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।